हेलो एंड वेलकम टू ऑल्सरम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BGC 132 सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चर डाइवर्सिटी की यूनिट 2। ये ब्लॉक 1 की यूनिट 2 है। मैंने इसकी यूनिट 1 बना दी थी और आपने अगर वो नहीं देखी तो अब आप चैनल पर जाके देख सकते हो। आफ्टर वॉचिंग दैट आप उस यूनिट को कभी भूल नहीं पाओगे, तो मेरी गारंटी है ही। तो आप एक बार मेक श्योर वो वीडियो जाके ज़रूर देखो। सो आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे एंड यार कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ट्राई करेंगे कि आपको 24 आवर्स के अंदर उसका आंसर दे दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर अपकमिंग फ्री क्लासेस ऑफ इग्नू और इग्नू की फ्री क्लासेस एंड अपडेट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इग्नू और इवन दो एवरीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन। आपको बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो अब हम यूनिट को शुरू करते हैं। ये है हमारी द मैड लवर बाय सुशील कुमार दास। ओके, इट्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। हमने जैसे फर्स्ट वाला कवर करा था, इसको भी अच्छे से कवर करेंगे एंड आफ्टर वॉचिंग दैट आपको पता चल जाएगा चैप्टर कैसा है। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से दे पाओगे। तो ये इंट्रोडक्शन है पहले इसका, जैसे आपने देखा होगा, लेट अस रिफ्रेश योर मेमोरी इन द प्रीवियस यूनिट ऑन सुजीत मुखर्जी प्रीपोजिशंस ऑफ नॉन अबाउट द नीड टू डेवलप अ न्यू मेथोलॉजी। जैसे हमने ये यहाँ पे ये लिखा है, जैसे आपने जो हमारी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था उसी बारे में इंट्रोडक्शन है। उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं यूनिट 2 पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं चैप्टर शुरू होता है। आपने अगर वो नहीं देखा ना फर्स्ट, तो वो ज़रूर जाके देख लेना, वो बहुत बेस्ट है एकदम। मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ लेंगे, अबाउट द ऑथर सुशील कुमार दास। तो अबाउट द ऑथर क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पैक इन दिस लिमिटेड स्पेस ऑल डिटेल्स अबाउट सुशील कुमार दास हु वॉज डिस्टिंग्विश पोइट। मतलब इसमें लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पैक, मतलब एक लिमिटेड स्पेस में उनकी जो डिटेल्स है ना सुशील कुमार दास की, उसको एक लिमिटेड स्पेस में डिफाइन करना बहुत टफ है। वो डिस्टिंग्विश मतलब वो मिले, लाइक वो पोइट भी हैं, वो प्ले राइट भी है, वो एसेसिस्ट भी हैं, वो ट्रांसलेटर भी हैं, वो एंड वो एक एकेडमिक स्कॉलर भी है। एन एकेडमिक स्कॉलर मीन्स, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें वो हैं और भी काफ़ी, मतलब उतनी उनमें खूबियाँ हैं कि आप उसको एक लिमिटेड स्पेस में नहीं बता सकते। ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, ही वॉज वन ऑफ द pioneers in introducing comparative literature as an academic discipline instead of keeping individual literatures in watertight compartments. Okay. He introduced the comparative approach to study of literature. He declared that it is like the old saying, what does he know of English, who only English knows. The literature department have erected walls between literature. New thoughts would start blowing only when these walls are shattered down. उन्होंने ये कहा था, ये कोट उन्होंने कहा था कि इट इज़ लाइक दैट ओल्ड सेइंग, मतलब एक ओल्ड सेइंग कि आप व्हाट डज ही नो ऑफ इंग्लिश, हु ओनली नो इंग्लिश नोज। द लिटरेचर डिपार्टमेंट हैव इरेक्टेड वॉल्स बिटवीन लिटरेचर्स, मतलब कि आप इंग्लिश के बारे में उतना ही जानते हो जितना इंग्लिश जानती है। मतलब एक जो लिटरेचर है उसमें ना बहुत ऐसे उन लोगों ने बहुत ही दीवारें खड़ी कर दी। मतलब वो मतलब अगर आपको लिटरेचर को समझना है तो पहले वो दीवारें गिरानी पड़ेंगी। न्यू थॉट्स वुड स्टार्ट ब्लोइंग, आप तभी उसको समझ पाओगे, नए विचार आपको तभी आ पाएंगे जब आप उन वॉल को शैटर डाउन करोगे। ठीक है, ही वॉज अ वर्सेटाइल इन बांग्ला एंड इंग्लिश एंड हिज बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक प्लेस shows his depth of understanding of the Greek theatre. मीन्स वो बहुत ही वर्सेटाइल थे। कौन से लैंग्वेज में? बांग्ला और इंग्लिश। आपको याद रखना है, सुशील कुमार दास बहुत ही वर्सेटाइल थे बांग्ला एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। क्योंकि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि आपको इनके बारे में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि सुशील कुमार दास के बारे में, तो आप ये चीज़ें बहुत पॉइंट आउट हो जाएंगी कि भाई वो बहुत वर्सेटाइल थे, आपको याद है कौन सी लैंग्वेज में थे। उनके नाम से ही पता चल रहा है सुशील कुमार दास इज़ लाइक कि बंगाली होंगे, तो बंगाली और इंग्लिश में वो बहुत वर्सेटाइल थे। और कब बॉर्न हुए थे वो? 1936 में, एंड 1936 से 2003 तक तो वो थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर आप ये मेंशन कर दोगे ना यही चीज़ें अपने आंसर शीट में, तो ये बहुत इम्पैक्ट डाल देगी आपके आंसर में। इससे पता चल जाएगा कि हाँ स्टूडेंट को आता है। तो ये कुछ डिटेल्स आपको याद कर लेनी। कैसे थे? 1936 में वो बॉर्न हुए एंड उसी को अगर हम 6 को हाफ करेंगे 3 हो जाएगा, 2003 तक होती है। ये एक अच्छा वे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, वो बहुत वर्सेटाइल थे बंगाली एंड इंग्लिश में। और उनका जो बंगाली ट्रांसलेशन था एक ग्रीक प्ले का, उन्होंने ग्रीक प्ले का ट्रांसलेशन करा था बंगाली लैंग्वेज में। इससे पता चलता है उनकी अंडरस्टैंडिंग कि उन्हें कितनी गहराई से समझते थे ग्रीक थिएटर को। हिज पब्लिकेशंस इन बांग्ला
इंक्लूड 4 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। उनकी जो बांग्ला में पब्लिकेशंस थी वो है 4 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, 6 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। उसमें 4 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है, मतलब पोइट्री एंड 6 बुक्स फॉर चिल्ड्रन है। 33 प्लेज एंड कलेक्शन ऑफ 13 एसेज, यानी 33 प्लेज एंड कलेक्शन ऑफ 13 एसे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें मेंशन, मतलब जितना याद रख सकते हो उतना रखो। मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ आप इसको नोटबुक में नोट डाउन करो, एक अच्छे से नोट बना के, ताकि आपके जब एग्ज़ाम है बिफोर दैट आप ये पढ़ के जाओ तो आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। इन एडिशन ही एडिटेड ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक एंड जर्मन प्लेज, पोएम्स ऑफ चाइनीज़। मतलब इन एडिशन, मतलब ये सब तो उन्होंने किया ही, उन्होंने इतना लिखा, लाइक उन्होंने 6 बुक लिखी फॉर चिल्ड्रन, 33 प्लेज एंड कलेक्शन ऑफ 13 एसेज, ये सब तो करा। इन एडिशन उन्होंने ट्रांसलेशन करी ग्रीक एंड जर्मन प्लेज की, चाइनीज़ पोएम्स करी, ग्रीक और हिब्रू एंड इंग्लिश पोइट्स की उन्होंने ट्रांसलेशन करी, एंड ऑल्सो प्रोज वर्क रेंजिंग फ्रॉम एरिस्टोटल पोएटिक्स टू अ बायोग्राफी ऑफ एम्पेरर अकबर। उन्होंने इस पर भी वर्क करा। ही हैज़ अराउंड 20 पब्लिकेशंस इन इंग्लिश। उनके पास कितनी पब्लिकेशंस है याद रखना है आपको, ही हैज़ अराउंड 20 पब्लिकेशंस इन इंग्लिश। ही हेल्ड द डिस्टिंग्विश पोएट ऑफ टैगोर प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1980 to 2001, ठीक है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टैगोर प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1980 to 2001 आपको याद रखना है। एंड ऑल्सो रिमेन द प्रेजिडेंट ऑफ द कोऑपरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी CLAI के वो प्रेसिडेंट भी रहे फ्रॉम 1999 अनटिल हिज अल्टीमेटली डेथ टाइम। मतलब 1999 से वो वहाँ के प्रेसिडेंट रहे CLAI के, कोऑपरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और अपनी डेथ मतलब 2003 तक, ओके। तो अभी हमारा कोटा नीचे उनका मतलब आ गया, क्या था उनका पूरा हमारा टेक्स्ट आ गया। ये एक्सर्प्ट्स फ्रॉम शशि कुमार दास, द मैड लवर। The dominating note of Indian religious poetry is the medieval period is that ecstasy, a longing of the devotee of union with God and merges identity with Godhead. In no other period of Indian history, one finds so many saints and poets in different parts of country, speaking different languages, practicing different rituals, belonging to different religions, ordered to yet behaving almost in identical manner in their approach to God. मीन्स हमारे इंडिया में आप देखोगे डिफरेंट लैंग्वेजेस से डिफरेंट लोग हैं, वो डिफरेंट कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, रिचुअल मानते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सब लोगों का एक अपना मैनर है, वो अपने मैनर में अप्रोच करते हैं गॉड को, मतलब भक्ति करते हैं डायरेक्टली, कि मतलब वो अपने अपने तरीके से सब अपने एक डिवोटी अपने अपने हिसाब से होते हैं, अलग अलग होके भी। ऑफ अ मैड लवर इज़ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड द मोस्ट recurrent imagery in the medieval religious poetry. The Bhakti movement in India was a movement of common people, ठीक है। अभी भक्ति मूवमेंट के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो उसके लिए चैनल से आप जुड़े रहो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शायद भक्ति मूवमेंट ही होगा या 4th वाली यूनिट होगी, तो वो हम पढ़ेंगे। तो भक्ति मूवमेंट क्या है, वो एक मूवमेंट थी कॉमन पीपल के लिए, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स एंड चैलेंज द सोशल कन्वेंशन। द मूवमेंट ऑल्सो वॉइस द जॉय ऑफ लिबरेटेड स्पिरिट। There was abundance of emotion, emphasis on music, dance and poetry as a mode of worship, ठीक है। मतलब कि भक्ति मोमेंट एक लोगों के लिए था जिसमें जो मतलब लोगों के मन में रिलीजियस भावनाओं को जागृत करे। उस टाइम पे बहुत चीज़ों पे फोकस किया गया, मतलब जोर डाला गया कि म्यूज़िक डांस, म्यूज़िक, पोइट्री के थ्रू भक्ति करने की। आपने देखा होगा जो भजन गीत होते हैं, जैसे क्रिश्चियन में गॉस्पेल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें ऐसे डाली गई। मतलब भक्ति मूवमेंट है विच इज़ प्रॉपरली ओनली फॉर भक्ति मूवमेंट मीन्स लाइक कि आप उस टाइम भक्ति मूवमेंट की लोगों के मन में ऐसे रिलीजन भावनाएं डालें, वो था ये। द गॉड ऑफ द भक्ति मूवमेंट इज़ नो लॉन्गर अ transcendent and immanent reality beyond all comprehension and sense. It is a God to close the heart of the common man. At times the deity appears as a child and at times as a friend and more often as a lover longing to meet his beloved, ठीक है। तो उस टाइम गॉड को कैसे देखते थे, चाइल्ड के रूप में देखते थे, एक फ्रेंड के रूप में देखते थे, कुछ लोग लवर के रूप में देखते थे। द इस्लामिक मिस्टिज़म और सूफीज़म इमर्ज्ड ऑलमोस्ट द सेम टाइम इन द मिडल ईस्ट। मतलब उसी टाइम पे सूफीज़म और जो इस्लामिक कल्चर हुआ वो भी उसी टाइम पे आया था। राबिया द मिस्टिक ऑफ बासरा, हु इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट इन सूफी मूवमेंट, ठीक है। राबिया द मिस्टिक ऑफ बासरा जो ये हैं, और राबिया वो उस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट संत माने जाते थे सूफी मूवमेंट के, ठीक है। कौन? राबिया, याद रखना है आपको। अगर आपको भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना तो आप ये लिख सकते हो। ये एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार मैं क्वेश्चन पेपर में देखा आता ही है, मैड लवर एंड योर भक्ति ना, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट एमिकेटेड टू
डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन लव सिमिलर टू द नेचर ऑफ लव फाउंड इज इंडियन भक्ति पोइट्री। तो वही सूफीज़म भी सेम वैसे ही था जैसे भक्ति मूवमेंट था, ठीक है। इसके बारे में तो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इसको हम फटाफट पढ़ते हैं ताकि हमारे कम टाइम में ज़्यादा कवर हो जाए चैप्टर और यूनिट्स, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी वेट भी करते हैं एंड अभी हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है लाइक, क्योंकि एग्जामिनेशन है तो हमें बहुत ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है, तो वीडियो कम बन पाती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक फॉर यू। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लो, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी यूनिट कंप्लीट कर दूँ, और आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको पुरानी भी काफ़ी यूनिट मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, तो आपको मिल जाएगी। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो पढ़ते बिटवीन द 13th and the 14th century which coincided with the formative stages of Bhakti movement in North India is also certain parts of South India। मतलब कि 13 से लेके 14th सेंचुरी में यहाँ पे भक्ति मूवमेंट आया था नॉर्थ इंडिया में और सर्टन पार्ट ऑफ साउथ में भी, ठीक है। सूफीज़म साउथ में तो 8th सेंचुरी में आ गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। सूफीज़म ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलिंग क्लास एंड अगेंस्ट द रिगिडिटी ऑफ लॉ। Sufism, though rooted in the Quran, derived much of its inspiration from various sources, some of which were anti-Quranic. Sufism, distinguished by features such as concept of God as love, its approach to God through love, its dependence on God mercy, and its idea of Tawheed and Dhikr, often appeared as anti-Quranic certain aspects। मतलब सूफीज़म में वो कुरान की चीज़ें भी मानते थे, बट एंटी कुरानिक चीज़ें भी मानते थे, जिसमें गॉड को लव बताया गया, गॉड पे ऐसे डिपेंड होना दिखाया गया कि मतलब इट्स डिपेंडेंस ऑन गॉड मर्सी, भगवान की मर्सी पे डिपेंड है। वो सब चीज़ें कुरान में नहीं होती होंगी, तो वो सूफीज़म के बारे में जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। सूफी थॉट्स वर ईजली अब्जॉर्ब्ड इन इंडिया लिटरेरी ट्रेडिशन। The Sufism, when viewed in the wider perspective of India tradition, should be considered as yet another tradition rather than what come from Persia। तो सूफीज़म भी हमारे इंडियन लिटरेचर के ट्रेडिशन में आया, सेम ऐसे लाइक जैसे भक्ति मूवमेंट है वो टाइम पे आया। इसको भी इंडियन ट्रेडिशन कंसीडर करते हैं, मोर अदर देन कोई पर्शिया से आया हुआ ट्रेडिशन हम नहीं मानते, इसको भी हम अपना इंडियन ट्रेडिशन ही मानते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ न्यू डायमेंशन टू द भक्ति मूवमेंट, सूफी पोएटिक ट्रेडिशन intermingled with interreligious poetry and resulted in creation of new symbol imagery of a mad lover in Indian poetry and Indian religious life। तो सूफीज़म भी भक्ति मोमेंट में थोड़ा सा मर्ज हो गया था, ऐसे मतलब दोनों मिल गए, उन्होंने ऐसे नहीं करा कि हम अलग गॉड को मानेंगे अलग मानेंगे, तो वो सब कर करके एक ऐसे बन गया विच इज़ कॉल्ड अ मैड लवर, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक हम आ चुके हैं। द epithet mad is not necessarily a pejorative one in the Indian religious context। In the 16th century, we find this madness personified in Chaitanya। चैतन्य महाप्रभु आप जानते होंगे। His contemporary Malayalam poet Ezhuthichan was often called Kullu-Kudiyan, the drunken man, and the Sindhi poet Sanchal was surnamed Salman, the intoxicated one। Even Kabir could not escape the frenzy of divine love। He sings। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो हमारे पुराने जो पोइट्स रहे हैं जैसे कि चैतन्य एंड आप जानते होंगे कबीर, एंड ऐसे ही सिंधी में एक संचाल करके थे, ऐसे सब के बारे में मेंशन है। उनकी एक पोइट्री यहाँ पे लिखे लाइक आई एम नॉट स्किल्ड इन बुक नॉलेज नॉर डू आई अंडरस्टैंड कॉन्ट्रोवर्सी, आई हैव ग्रोन मैड रिसाइटिंग एंड हियरिंग गॉड प्रेजेस, ओ फादर आई एम मैड द होल वर्ल्ड इज सेन, आई एम मैड, आई हैव नॉट ग्रोन मैड ऑफ माई ओन विल, गॉड हैड मेड मी मैड। मीन्स कि भगवान को बता रहे हैं कि मतलब मुझे कोई किताबों से ज्ञान नहीं मिला, मुझे नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें, मैं मैड हूँ आपकी भक्ति में, भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति उनको कह रहे भगवान ये वर्ल्ड कितना इंसेन है और मैं कितना मतलब मैं मैड हूँ, और मैं ऐसा मैड नहीं हूँ, मैं आपने मुझे मैड करा, मतलब आपकी भक्ति में मैड हूँ, ये सेम कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। हिंदी में था तो उसको इंग्लिश में से ट्रांसलेट करके उन्होंने बना रखा है। इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस at this point to remember that devotional frenzy that dominated the bhakti movement found it most congenial medium in the framework of love poetry। आपको ये समझना पड़ेगा कि डिवोशनल जो हमारी भक्ति मूवमेंट में है वो एक मतलब एक तरह से लव पोइट्री की तरह हो रही है, कि मतलब भगवान की तरफ प्यार। यू नो द लॉन्गिंग फॉर द बिलव्ड इज एक्सप्रेस्ड इन महादेवी बिकम द सेंट्रल थीम इन वैष्णव पोइट्री, ठीक है। मतलब वैष्णव पोइट्री में महादेवी एक सेंट्रल थीम बनी थी। In Bengali and Hindi, particularly in Maithili, and reached its dizzy height in the character of Radha in the song of Alvars of the Virasins। ये आगे हम पढ़ेंगे ना जब भक्ति मोमेंट आएगा, ये आपको अच्छे से उस वाले चैप्टर में पता चलेगा ये अलवर, वैष्णव, विरासीज ये सब क्या है,
ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऑफ मीरा एंड कबीर देयर इज़ अ पर्सनल एंड डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन गॉड एंड द डिवोटी। डिवाइन पोएट्री रिटेन द फ्लेवर ऑफ सेकुलर लव पोएम एंड फेमिलियर डोमेस्टिक सिचुएशन। जैसे मीरा कबीर की पोएट्री में जैसे मीरा और कबीर की पोइट्री में आपको देखने को मिलेगा कि कितनी भक्ति है और घर की, मतलब आपने सुना होगा मीरा बाई एंड कबीर के दोहे, ऑल दैट उसी बारे में है। द सेम प्रोसेस कैन बी वर्किंग इन सूफी पोइटिक ट्रेडिशन ऑल्सो। सूफी पोइट्री में भी सेम ऐसी ही प्रोसेस होती है, उसमें भी ऐसी भक्ति दिखाते हैं सेम जैसे हिंदुज़म में होता है गॉड के प्रति, समटाइम लव पोइट्री, समटाइम ऐसी सब चीज़ें। ठीक है। द स्टोरी ऑफ महमूद द किंग ऑफ गजानी एंड हिज स्लेव अयाज, थ्रू loathed by many because of its homosexual overtones, become a model for religious love poems। ऐसे उनमें जो था ये सब चीज़ें इनके बारे में बता रहे हैं। द सेम प्रोसेस कैन बी वर्किंग सूफी पोइट्री, मतलब उनके में जो स्टोरी है, जो मतलब इस्लामिक सूफी मूवमेंट में जब स्टोरीज आई होंगी हमें आगे चल के पढ़ने को मिलेगी। जलालुद्दीन रूमी ऑल्सो मेड द टेल ऑफ लैला एंड मजनू अ पार्ट ऑफ सूफी पोइट्री। लैला और मजनू आपने सुना होगा, वो एक सूफी पोइट्री का पार्ट है, एक लव अफेक्शन एंड ऑल दैट। The emotional state of Sufi and his religion quest find a new symbolism and adherent love of मजनून और लैला। ठीक है। मतलब लैला मजनू ये सब उसी बारे में लिखा है कि मतलब कैसे देन आप फाइंड करोगे। हम अभी नीचे आते हैं सूफी पोट्री एंड मौलाना दाऊद रोहित चंदायान इन द अवधी स्पीच यूजिंग द रोमांटिक टेल ऑफ लॉर एंड चंदा। आपने सुना होगा ना, ऐसी चीज़ आती है। सून बिकम द पार्ट द प्रेस्टिजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया सूफी मलिक मोहम्मद जैसी रोड पद्मावत इन अवधी एलोगोरिज्म द लेजेंड ऑफ पद्मिनी इन सीज ऑफ चित्तौड़। आपने देखा होगा पद्मावती रानी पद्मावती देवी, मतलब ये सब एक तरह से हमारे लिए ये चीज़ें एक भक्ति में चीज़ें हैं। हम इसको एक बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से देखेंगे, बट ये एक तरह से लव ही है। लाइक पद्मावती का वो चित्तौड़ के राजू से लव, लैला मजनू एंड ऑल दैट, ये एक डिवोशनल लव है, नॉट दैट फिजिकल लव। उसी बारे में है ये पूरा कि मैड लवर, उसी बारे में कि मैड लवर मीन्स बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से लव करने वाली चीज़ें, मतलब एक डिवोशनल कि बहुत ही आप एक होता है ना अनकंडीशनल, एकदम इमर्ज हो जाना चीज़ों में, वो वाले टाइप की जो हमें स्टोरीज़ हमने पढ़ी हैं, वो हमें हमारे पास्ट से हैं, जो हम सुनते आए हैं, जैसे राधा कृष्ण एंड ऑल, ये उस बारे में है। ठीक है। सो ऑल द थ्री पोएट रिफ्लेक्ट्स अ heightened experience of ritual, like the essay makes 3 points. The recurring image of mad lover is in the Bhakti poetry of medieval period and in the Sufi poetry of the same time. The similarity between the Bhakti and Sufi movement is in the context of ecstatic religious experience through the liberal use of secular legends, tradition, song and dance। ठीक है। ये सिमिलैरिटी दिखाई गई है भक्ति और सूफी मूवमेंट में कि उसमें सेम ही रहा है कि उन्होंने सेकुलर लेजेंड और मतलब सेम वही तरीके से डांस सॉन्ग करके भक्ति करी है, ट्रेडिशन को फॉलो करके। ठीक है। द एक्सटेसी ऑफ लवर टूवर्ड्स हिज बिलव्ड इन द सेम एज द एक्सटेसी ऑफ द पोएट वर्शिपर टूवर्ड्स गॉड। मतलब जैसे भगवान, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन भी कितना भक्ति में होता है भगवान के लिए, सेम इन्होंने जो दिखाया ना अपने में लवर को, जैसे लैला मजनू ये सब, वो भी सेम वो लवर भी अपने लवर के लिए वैसा ही डिवोटेड है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग गॉड के लिए डिवोटेड होता है। जैसे हम अपने गॉड के लिए ऐसे प्यार भी हमें ऐसे ही करना चाहिए, एकदम डिवोशन में आके, ऐसा ही इसमें बताया गया है। ऑल 3 पॉइंट्स रिफ्लेक्ट अ heightened experience of reported is delight and intense bliss that is almost trance-like, and the poet worship seeks her union with God, the state of euphoria means बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस। ठीक है। इसके वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको ना अच्छे से बता दूँगी, तो उससे क्या आपको बेटर रहेगा। तो शिशिर कुमार दास illustrate the mad frenzy of total devotion and absorption in God through some of well-known bhakti poets ऑफ द मेडिवल पीरियड। तो इन्होंने जो शिशिर कुमार दास है उन्होंने इलिट्रेट करा है, उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि कैसे मतलब मेडिवल पीरियड के भक्ति पोइट्स के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि एक हाउ कैन यू बी लव्ड वेरी स्पिरिचुअली, कैसे कर सकते हो आप। एज स्टेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री, द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन एंड ब्यूटी यूजुअली इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसली फेल्ट इमोशन ऑफ द पोएट।
वो सब बारे में इसमें बताया गया है कि किस इंटेंशन से पोइट ने लिखा है वो सब, कि कैसे वो प्योर प्योर जो सबलाइम फीलिंग्स होती है ना, सबलाइम प्योर फीलिंग्स, उस बारे में बताया गया। गॉड अपीयर्स टू द वर्शिपर एज अ फिगरेटिव गॉड, मतलब आप गॉड को जैसे चाहोगे वो मिल जाएंगे आपको। लाइक समटाइम्स एज अ चाइल्ड, अगर आप भगवान को बच्चे की तरह होते हैं, जैसे बहुत लोग जैसे यशोदा मैया के लिए कृष्ण जी बच्चे थे, ऐसे आज भी काफ़ी होते हैं, वो लोग बाल गोपाल को ऐसे करते हैं प्रेज, बच्चे की तरह मानते हैं। समटाइम्स एज अ फ्रेंड हम कृष्णा को अपना फ्रेंड भी मानते हैं, यू नो, हम फ्रेंड की तरह प्रेज करते हैं कभी कभी गॉड को। कभी कभी हम मोर ऑफन एज अ लवर डिज़ाइन टू मीट हिज बिलव्ड, कभी कभी हम लवर की तरह भी मानते हैं। जैसे मीराबाई ने कृष्ण जी को अपना लवर माना था, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ छोड़ दी उनके पीछे। ऐसे मतलब हम जब भगवान को अपना लवर मानते कि सब छोड़ के सिर्फ उनके पीछे हम पागल हैं, उन्हीं से हमें मिलना है, तो उसी बारे में बताया गया कि गॉड को आप जैसे चाहोगे वैसे मिल जाएंगे। और वो प्योर भक्ति, वो इंटेंशन, फीलिंग्स क्या है, वो ही इस पूरे चैप्टर में हमें अच्छे से समझाया गया। जैसे यहाँ पे एक लिखा है, मीरा बाय चार्म्ड बाय हर लवर कृष्णा। देखो मैंने आपको बताया अभी ऊपर लिखा था ना, द भक्ति मोमेंट वॉज अ मोमेंट ऑफ कॉमन पीपल। हमने ये भी पढ़ा था, द सेवा पॉइंट्स ऑफ तमिलनाडु वर्शिपर्स ऑफ शिवा, जो है शिवाजी के, मतलब शिव लॉर्ड शिवा के जो वर्शिपर्स हैं उनको उन वो जो हैं तमिलनाडु में। एंड चैतन्य एंड मीरा आर गुड एग्जाम्पल ऑफ पोइट हु यूज डांस एंड मीन्स टू एक्सप्रेस देयर एक्सटेसी। जैसे चैतन्य महाप्रभु और मीरा है, उन्होंने जो कृष्ण जी के लिए अपनी भक्ति कैसे एक्सप्रेस करी, डांस करके, सॉन्ग्स गा के, भजन गा के। मीरा चामर लव कृष्णा डिफेंड ऑल सोशल कन्वेंशंस एंड शी सैंग डांस इन फ्रेंजी जॉय। उन्होंने सबको इग्नोर करके, ये दुनिया को छोड़ के, सिर्फ भजन गा के कृष्ण जी के लिए डांस कर करके उनको अपना लव एक्सप्रेस करा, वही बारे में है। जैसे उन्होंने कहा था, सावरे के रंग रासी सज सिंगारा बंद पग घुंघरू लोक लाजत नासी, आई हैव कलर्ड माई सेल्फ इन कलर ऑफ द डार्क ह्यूड वन। उन्होंने कहा मतलब मैंने अपने आप को भगवान के रंग में रंग लिया है। अडोरिंग माई सेल्फ एंड पुटिंग घुंघरू ऑन माई फीट, अपने आप को उनसे अडोर होकर मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधा है। एंड आई गेव अप ऑल द वर्ल्डली रूल्स एंड डांस, मैंने ये सब संसार की चीज़ें छोड़ दी और मैं सब डांस करके अपने लव्ड वन जो मैंने कृष्ण जी उनके लिए मैं हूँ। सो डिड चैतन्य whose trances the ecstasy earned him the sobriquet माधमाता आरती। ठीक है, आप चैतन्य जानते होंगे, चैतन्य महाप्रभु आज इस्कॉन के जो हैं, जो मतलब मानते हैं वो लोगों के हैं, ये आपको पता होगा, उसी बारे में है ये भक्ति कैसे, मतलब मैडली इन लव क्या होता है। इट्स ऑल अबाउट मैड लवर इज़ ऑल अबाउट मैडली इन लव टू गॉड। इसमें गॉड के लिए बताया गया है और उसी के थ्रू कुछ ऐसे लवर्स को दिखाया भी गया है, बताया भी गया है। इट्स ऑल अबाउट दैट। ये चैप्टर इस बारे में मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में बता दिया है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे शिशिर कुमार दास कोट्स कपल फ्रॉम हीर राजा अबाउट टू आइडेंटिटीज बिकमिंग वन इन विच ही सेज। अच्छा, मतलब यहाँ पे इसी बारे में मैंने आपको बताया ऊपर, भक्ति, पोइट की भक्ति एंड जो एक ह्यूमन ने, जैसे हम भगवान से भक्ति करते, प्यार करते, वैसे एक इंसान ने कैसे किसी को उसी प्योर इंटेंशन से प्यार करा, वही चीज़ बारे में। जैसे हीर और रांझा, जैसे रांझा कर दी नी मैं आप पे रांझा होई सांदी नी मैनू डिंडो रांझा हीर ना आखो कोई, मीन्स रिपीटिंग रांझा रांझा माई सेल्फ आई बिकम रांझा, मतलब मैं रांझा रांझा बोलते बनते मैं ही रांझा बन गई हूँ। कॉल मी डीडो रांझा नन शुड कॉल मी हीर एनी मोर, सब मुझे डीडो रांझा बोल रहे हैं, अब कोई मुझे हीर है कोई कहता ही नहीं है। हीर रांझा एक बहुत कपल्स थे, आपने सुना होगा ना। देर आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ बंगाली पोइट राम प्रसाद सिंह काली मदर आई शॉल डिवोर यू, द वर्स ऑफ पोइट बफसाना हु सिंग्स। इसमें वो लॉर्ड काली माता उनको वो कर रहे हैं, फीट विल डांस, आइज विल सी, टंग विल सिंग एंड नॉट फाइंड कंटेंट, व्हाट एल्स शैल आई डू, ऐसे करके जो बफसाना जो है ना राइटर, उन्होंने लिखा है ये बंगाली, मतलब उनके उससे उठा के। देर आर अदर एग्जाम्पल लाइक बंगाली पोइट राम प्रसाद एसिंग काली माँ शैल आई डिवोर यू एंड द वेस्टर्न पोइट बफसाना हु सिंग्स, उन्होंने लिखा था, इन बसाना ने ये चीज़ को गाया है। एंड देन सिमिलर फैशन टू द सूफी पोएट रूमी सिंग्स इन सेपरेशन ऑफ ह्यूमन सोल फ्रॉम गॉड, मतलब जब ह्यूमन सोल से निकल के वो गॉड में जाती है हमारी जो आत्मा है, वेयर द सोल एज्यूम द स्टेटस ऑफ अ मैड लवर, जब वो सच में एक मैड लवर का स्टेटस मिल जाता है उसको, तब वो क्या ऐसे गाते हैं, ये उस पर ये वो लिखा है। ओके, these lines from Rumi poem Song of Reed is the first poem from Rumi
मतनावी रूमी की फर्स्ट पोएम है, ठीक है, विच आर नोन एज अ स्पिरिचुअल कपलेट्स और राइमिंग कपलेट्स ऑफ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल मीनिंग, मतलब स्पिरिचुअल कपलेट इसको बोलते हैं, ठीक है। यू हैव अर्लियर नोटेड दैट सूफिज्म यूज टू म्यूजिक एंड डांस एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट, मतलब सूफिज्म भी यूज टू वो डांस और ऐसे भक्ति, अपने भक्ति दिखाने के लिए डांस एंड ऐसे पोइट करते थे, ठीक है। तो उसी बारे में उन्होंने भी ऐसे करी है, सेम ये सब उसी बारे में लिखा था। लेट्स सम अप कर लेते हैं यूनिट का। अच्छी बात है कि ये वीडियो हमने शॉर्ट रखी क्योंकि लास्ट वाली हमारी थोड़ी बड़ी बनी थी, बट वो बहुत डिटेल में है तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसका मेन मोटिव क्या था उस पूरी बुक का, जैसे हम सम अप करके मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ द मैड लवर इज द एक्सटैटिक एक्सपीरियंस ऑफ पोइट वर्शिपर इन हिज हर सर्च फॉर अ रीयूनियन विद गॉड, ठीक है, सिंपल है। एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैड लवर कॉमनली बोथ ऑफ भक्ति पोइट्स एंड सूफी पोइट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड, ठीक है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या था मैड लवर का, कि भक्ति पोइट और सूफी पोइट दोनों के टाइम की चीज़ों को उन्होंने बताया है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लव बिटवीन अ लवर एंड अ बिलव्ड कैन वेल बी एक्सटेंडेड टू द इम्पैशनेट लव बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स टू गॉड। इसमें क्या बताया गया है कि मतलब जो एक इंटेंसिटी होती है लव, मतलब एक जो प्यार करने का तरीका होता है ना किसी ह्यूमन का अपने बिलव्ड से, वो आप उस तरह उतना भी बढ़ा सकते हो जितना आप एक ह्यूमन बीइंग भगवान से प्यार करता है, मतलब उतना डिवोटेड, उतना स्पिरिचुअल, okay. Secular love that is experienced by lovers in Indian legends like Heer Raja, Soni Maiwal, Laila Majnu, as well as in stories with Sufi elements involving characters who are used to express the intensity of divine love. तो जो एक लवर है ना, जैसे सेकुलर लव है, जैसे हीर रांझा का लव है, सोनी माहीवाल का लव है, लाला मजनू का लव है, तो उसी को सूफी एलिमेंट में उन्होंने एज अ मेटाफोर यूज़ किया, मतलब ऐसे एग्जाम्पल यूज़ करा है अपना प्यार दिखाने के लिए, डिवाइन लव दिखाने के लिए, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पेन ऑफ सेपरेशन ऑफ द ह्यूमन सोल फ्रॉम गॉड इनटू सिंबॉलिक लव पोएट्री विद द ह्यूमन सोल अज्यूम्स द इमेज ऑफ अ मैड लवर, मीन्स जहाँ पे आपको सेपरेशन होता है, मतलब आपको लगता है कि हम अपनी बॉडी को छोड़ के भगवान में मिल जाए, वो एक मैड लवर होता है, वो होता है एक सिंबल। वैसी पोइट्री करी गई है वो बताने के लिए कि मैड लवर एक्चुअली में क्या होते हैं, ठीक है। ये इसमें बहुत ईजी था, ये इट्स जस्ट अबाउट लव, आप गॉड के लिए वो डिवाइन लव की पूरा स्टोरी है ये। आप इसको आराम से लिख सकते हो, कुछ बातें आपको याद रखनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे यहाँ पे राइटर हैं उनके बारे में आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको पूरा समझाया, आपको समझ भी आया होगा, आप यूनिट को देखोगे ना अच्छे से तो यू गॉट इट। लाइक जैसे हमारे जो है सुशील कुमार दास, आपको याद रखना है वो कब बॉर्न हुए, कब उनकी कब वो ही पास्ड अवे, और ऐसे सब चीज़ें, वो वर्सेटाइल थे, बैंगल लैंग्वेज, उनके बारे में थोड़ी बात हुई, तो थोड़ा ये सूफी मोमेंट, भक्ति मोमेंट, मेन चीज़ें। बाकी मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत जल्दी करवा दूँगी, ठीक है। अभी हमने इसको सम अप कर लिया, पूरा यूनिट हमारी एंड हो गई है। तो ये जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं ना जिससे हमें आते नहीं है, वो वर्ड ऐसे होगा ना हाईलाइटेड वर्ड, उनके वर्ड मीनिंग्स इसको यहाँ पे लिखा है ग्लॉसरी, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। यूजुअली क्या होता है ना, एज अ क्वेश्चन भी आ जाता है कि मतलब आपको एक वर्ड दे देंगे, लाइक आपको वर्ड दे देंगे क्लीव, और आपको बोलेंगे बताओ इसको क्या बोलते हैं, मतलब क्लीव मतलब क्या है, तो आपको लिखना है उधर कि ये स्प्लिट होता है, ओपन, डिवाइडेड, स्लाइस, ये मतलब होता है क्लीव का, है ना। कोई आपको सेंटेंस बनाने को बोल देंगे, जैसे वो आपको बोलते हैं यूफोरिया क्या हो सकता है, यूफोरिया मीन्स लाइक फीलिंग ऑफ अ ग्रेट जॉय और इलेशन, मतलब बहुत ही खुशी होना, उसको यूफोरिया बोलते हैं। आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, लाइक इफ़ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, और अगर आप इंग्लिश बोल लेते हो अच्छी, तो आप ऐसे वोकेबलरी एनहांस कर सकते हो इससे अपनी, काफ़ी बेटर रहेगा ये, ओके। तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, यूनिट एंड के क्वेश्चन है, इफ़ हो सके तो आप इसको ट्राई करो पॉसिबली सॉल्व करने का, और अगर नहीं हो पाए तो इट्स ओके, मैं आपको बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूँगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, एंड स्टे ट्यून्ड भी था क्योंकि हम बहुत जल्दी और भी लाइक लेसन्स की वीडियो लाने वाले हैं फ्रीली आपको एजुकेट करने के लिए, क्योंकि इग्नू की लर्निंग यूजुअली लोग ना इतना अच्छे से कराते नहीं हैं, एंड आई वांट कि आपको भी अच्छे से हो पाए। आप एक वीडियो देखो और आपको यूनिट समझ में आ जाए, एंड उसके बाद आप एग्जामिनेशन में अब आई एम श्योर अगर आपको इससे रिलेटेड इस सब्जेक्ट से लाइक इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर दे पाओगे, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, एंड टेल मी अबाउट हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको कैसी लगी एंड ऑल। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।